पुनर्जन्म के बाद मेरा पूरा परिवार मेरे मन की आवाज सुन सकता था। क्या मुझे डैड को बता देना चाहिए कि जिस गोद लिए हुए बेटे का वो हर तरह से ख्याल रखते हैं वो असल में मॉम का नाजायज बेटा है। मैंने देखा कि डैड ने जैसे ही उस नाजायज बेटे का हाथ पकड़ा, उनका हाथ अचानक कांपने लगा। बेहतर होगा कि मैं अपनी दूसरी बहन को यह न बताऊं कि हमारी मॉम ने जानबूझकर उसे एक नाकारा इंसान बनने के लिए बड़ा किया है। मैंने देखा कि गेम खेलने की आदी मेरी दूसरी बहन ने अचानक अपना फोन ऐसे गिरा दिया जैसे उसने उसके हाथ जला दिया हो। अगर मेरी सबसे बड़ी बहन को पता चल जाए कि उसके पैर इसलिए अपाहिज हुए क्योंकि मॉम ने उसे कुचलने के लिए किसी को पैसे दिए थे, तो क्या वो टूट जाएगी? मैंने अपनी बड़ी बहन को व्हील चेयर पर बैठे देखा। वो इतनी गुस्से में लग रही थी कि मानो उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। मैं बहुत दुविधा में था। अगर मैं उन्हें बता दूं कि मॉम ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बचपन के प्यार से शादी करने के लिए था, तो क्या यह परिवार बिखर जाएगा? मैंने देखा कि मेरे पूरे परिवार के मॉम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। मेरे पिछले जन्म में मेरी हमारे परिवार के गोद लिए हुए बेटे के साथ बस एक छोटी सी बहस हुई थी और मेरी मॉम ने मुझे 13वीं मंजिल की खिड़की से बेरहमी से धक्का दे दिया था, जिससे मेरी मौके पर ही मौत हो गई। मरने के बाद मेरी आत्मा तुरंत खत्म नहीं हुई। इसके बजाय मैं एक भटकती हुई आत्मा बन गया जो मेरी मॉम के इर्द गिर्द घूमती रही, और इसी तरह मुझे उनके सारे राज पता चले। उन्होंने मेरे डैड से सिर्फ अमीर बनने और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए शादी की थी। असल में वो पहले से ही किसी और आदमी से प्यार करती थी। उन्होंने उस आदमी के लिए एक बेटे को भी जन्म दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे परिवार का गोद लिया हुआ बेटा डैरियस था। जब से उन्होंने मेरे डैड से शादी की थी, मॉम यही साजिश रच रही थी कि मेरे डैड की सारी संपत्ति कैसे हथियाई जाए। फिर उनकी योजना अपने प्रेमी और अपने प्यारे बेटे के साथ एक अमीर और परफेक्ट परिवार बनाने की थी। लेकिन अचानक मेरा पुनर्जन्म हो गया। मैं ठीक उसी दिन वापस आ गया जब मेरी मॉम डैरियस को गोद लिए हुए बच्चे के रूप में घर लाई थी। डैरियस, जल्दी करो और इन्हें डैड बुलाओ। मेरी मॉम ने डैरियस को मेरे डैड के सामने लाते हुए जोर दिया। डैरियस की आंखें सीधे किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो एक डरे हुए छोटे हिरण की तरह बर्ताव कर रहा था। उसके हाथों के खुले हिस्सों पर अनजाने में कोड़े के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी इसी मासूम और सहमी हुई शक्ल ने डैड को पहली ही नजर में उस पर तरस खाने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन के बाद से मेरे डैड ने उसे अपने सगे बेटे की तरह माना, यहां तक कि कहीं उसके साथ कोई नाइंसाफी न हो जाए। इस डर से उन्होंने मेरे मुकाबले उसके साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव किया। डैरियस असल में मॉम का नाजायज बेटा है। मैंने साफ देखा कि डैरियस का हाथ पकड़ते हुए मेरे डैड का हाथ कांप गया। उन्होंने चारों ओर देखा और आखिरकार मेरी तरफ देखा। मैंने पलकें झपकाईं और पूरी मासूमियत से उनकी तरफ देखा। मेरे डैड ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि शायद उनका वहम है। अब इसके बाद डैरियस डैड के कंधे पर सिर रखकर उनकी सहानुभूति पाने के लिए बहुत बुरी तरह रोने वाला है। और अगले ही पल मैंने देखा कि डैरियस ने खुद आगे बढ़कर मेरे डैड को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पिछले जन्म में मेरे डैड ये देखकर बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने उसे चुप कराने के लिए उसकी पीठ थपथपाई थी। लेकिन इस बार मेरे डैड कोई भी भावना नहीं दिखा पाए। उनकी नजरें बस मुझ पर ही टिकी रहीं। काइलिन, क्या तुम कुछ बोल रहे थे? अगर मैंने डैड को बता दिया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो वो पक्का मुझे कोई मॉन्स्टर समझेंगे। मेरे डैड की आंखें तांबे की घंटियों की तरह फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास था। ठीक इसी समय मेरी मॉम ने बड़ी दयालुता से आगे बढ़कर डैरियस को संभाला। डैरियस, रोना बंद करो, आज से यही तुम्हारा घर है। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, काइलिन, डैरियस को उसके कमरे में ले जाओ। मैं तुरंत मान गया, लेकिन मैंने मन ही मन में बुदबुदाया, अभी थोड़ी ही देर में डैरियस सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला है और फिर कहेगा कि मैंने उसे धक्का दिया है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे साथ आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद डैरियस अचानक सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। मेरी मॉम तुरंत भाग कर आई, डैरियस को बाहों में भर लिया और घबराते हुए पूछा, डैरियस, क्या हुआ? काइलिन, भैया को मत डांटिए। मेरा पैर फिसल गया और मैं गलती से सीढ़ियों से गिर गया। डैरियस ने दर्द में कराहते हुए कहा। मेरी मॉम ने तुरंत मुझे सख्ती से डांटा, काइलिन, डैरियस अब तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे इस तरह कैसे निशाना बना सकते हो? क्या हमने तुम्हें बचपन से इतना बिगाड़ दिया है कि तुम ऐसी घटिया हरकतें करने लगे हो? मेरे डैड इसी समय वहां आ गए, जो साफ तौर पर मेरी मॉम जितने उग्र नहीं थे। मेरे डैड को देखकर डैरियस ने जल्दी से कहा, डैड प्लीज मेरे भैया को मत डांटिए। मैं जानता हूं कि वो अभी मेरे आने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार वो पहले इस परिवार के इकलौते बेटे थे। मैं समझ सकता हूं। मेरे पिछले जन्म में डैरियस ने बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करके मेरे डैड के मन में मेरे खिलाफ सफलतापूर्वक जहर घोल दिया था। उन्हें यकीन दिला दिया था कि मेरे अंदर कोई दया भावना नहीं है। बाद में डैरियस ने मेरे खिलाफ अपनी साजिशें और तेज कर दी, जिससे मेरे डैड मुझसे और ज्यादा निराश होते गए और आखिरकार केवल उसी का पक्ष लेने लगे। इस बार मैंने मन ही मन सोचा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मेरे माता पिता फिर से मुझे ही डांटने वाले हैं। मैं चाहे कितनी भी सफाई दूं, वे नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं चुप ही रहूं। मैंने देखा कि मेरे डैड जिस तरह से मेरी तरफ देख रहे थे, उसमें अपराध बोध और उदासी की झलक थी। अगले ही पल मेरे डैड ने डैरियस के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया,
जिससे वो पूरी तरह से सन्न रह गया। मैंने देखा कि मेरी मॉम अपनी जगह पर ही जम गई। एक पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। गुस्से में आग बबूला होते हुए मेरे डैड ने चिल्लाकर कहा, मैंने अभी अभी सब कुछ बहुत साफ देखा है। तुमने खुद को नीचे गिराया था और तुम्हारी कायलिन पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जिस परिवार ने तुम्हें पहले गोद लिया था उन्होंने तुम्हें वापस कर दिया। नफरत करने लायक लोगों में हमेशा कुछ न कुछ दयनीय होता है और दयनीय लोगों में कुछ न कुछ नफरत करने लायक। डैरियस को गोद लेना जाहिर है मेरी मॉम का फैसला था। मेरी मॉम ने दावा किया था कि अनाथालय में चैरिटी का काम करते समय उन्होंने एक बहुत ही दयनीय छोटे लड़के को देखा था जिसे पहले भी गोद लिया गया था, लेकिन उस परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि वो ये सब सह नहीं पाई और उसे घर लाना चाहती थी। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि चूंकि मैं परिवार का इकलौता लड़का हूं, इसलिए उसे वापस लाने से मुझे कोई साथी मिल जाएगा। मेरे डैड मेरी मॉम की लगातार जिद के आगे टिक नहीं पाए और आखिरकार मान गए। शुरुआत में मेरी मॉम और डैरियस ने सब कुछ बहुत ही परफेक्शन के साथ तैयार किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहले ही दिन उनकी पोल खुल जाएगी। ये साफ था कि मेरी मॉम ने अभी अभी जानबूझकर मेरे डैड का रास्ता रोका था, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो सच न देख लें। मैं डैरियस मेरे डैड से इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मजबूर होकर वो मदद के लिए मेरी मॉम की तरफ देखने लगा। मेरी मॉम ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, डैरियस के साथ हमेशा दुर्व्यवहार हुआ है और उसमें असुरक्षा की भावना है, इसलिए हो सकता है कि उसे कुछ चीजों के बारे में भ्रम हो गया हो। यह सब एक गलतफहमी है। आप भी ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बच्चे को मत डराइए। जैसे ही मेरे डैड मेरी मॉम की साजिश का पर्दाफाश करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अचानक फिर से मेरी मन की आवाज सुनाई दी। अगर मॉम की पोल अभी खुल गई तो वो न केवल इससे इनकार करेंगी बल्कि इससे उन्हें भनक भी लग जाएगी। आखिरकार मॉम के पास अभी कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं। मेरे डैड एक सेकंड के लिए ठिठक गए। मैंने अपने मन में बोलना जारी रखा, मेरी दोनों बड़ी बहनें भी पक्का मॉम का ही साथ देंगी। आमतौर पर मॉम एक प्यार करने वाली माँ का नाटक करती हैं, जबकि डैड एक सख्त पिता की भूमिका निभाते हैं। अगर बात सच में बिगड़ गई तो मेरी बहनें शायद मॉम की ही मदद करें। मेरे डैड चुप हो गए। शायद उन्हें लगा कि मैंने जो कहा वो सही था। उन्होंने अपने गुस्से को दबाने की बहुत कोशिश की और मेरी मॉम और डैरियस से कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा हो। डैरियस ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। अभी भी उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मिस्टर थॉर्न, इसे इसके कमरे में ले जाओ, मेरे डैड ने सीधे आदेश दिया। बटलर मिस्टर थॉर्न जल्दी से डैरियस को ऊपर ले गए। मेरी मॉम शुरुआत में मेरे डैड को और सफाई देना चाहती थी। उनका लक्ष्य साफ तौर पर यह था कि मेरे डैड डैरियस को जल्दी से स्वीकार कर लें और उसे पसंद करने लगें। लेकिन इस बार मेरे डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे मुड़कर देखे बिना ही मेरी मॉम से दूर चले गए। मेरी मॉम मेरे डैड को जाते हुए देखकर उलझन भरे भाव से घूरती रहीं। आमतौर पर उन्हें मेरे डैड को बस थोड़ा सा मनाना पड़ता था और वो खुशी से झूम उठते थे। अब अचानक वो उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे थे? मैंने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा और एक ठंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। वो अभी तक नहीं जानती थी कि उनके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। मेरे डैड मुझे वापस मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी तरफ बहुत गंभीरता से देखा। काइलिन, डैड को बताओ, क्या तुम कुछ जानते हो? तुम्हारी माँ के बारे में कुछ? मैंने चेहरे पर मासूमियत का भाव लाया और जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया। अगर मैं कुछ कहता तो डैड निराश हो जाते। मेरे पिछले जन्म में मैंने मॉम को किसी अंकल के साथ घूमते हुए देखा था और डैड को इसके बारे में बताया था। डैड ने कहा था कि मैं इतनी छोटी उम्र में अफवाहें फैला रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे अंदर कोई दया भावना नहीं है, ये दावा करते हुए कि सिर्फ इसलिए कि मॉम डैरियस को थोड़ा ज्यादा प्यार करती हैं, मैं आसमान सिर पर उठाना चाहता हूँ। मैं इतना डर गया था कि डैड अब मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैंने देखा कि मेरे डैड की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनका चेहरा दुख और अपराध बोध से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, काइलिन, तुम डैड के बेटे हो। तुम ही वो इंसान हो जिसकी डैड इस जिंदगी में सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मैं भी अपने डैड की सबसे ज्यादा इज्जत करता था और उनसे प्यार करता था। मैं बहुत भावुक हो गया था, इसलिए मैं उनके पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मेरे डैड ने मुझे और कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन उसके बाद से मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे डैड मेरी मॉम और डैरियस के साथ अलग व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने डैरियस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब मेरी मॉम उनके करीब आने की कोशिश करती तो मेरे डैड उन्हें भाव नहीं देते थे। भले ही मेरे डैड पहले बहुत कम कंपनी जाते थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा जाना शुरू कर दिया। मैं देख सकता था कि मेरी मॉम और डैरियस थोड़े बेचैन होने लगे थे। रात के खाने के बाद वे एक कोने में छिप गए और चुपके से बात करने लगे। डैरियस ने कहा, मॉम, क्या आपने नहीं कहा था कि उस आदमी को खुश करना बहुत आसान है? लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूं, वो मेरे साथ इतने रूखे क्यों हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मॉम ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गए हैं। शायद उन पर उम्र का असर हो रहा है और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। बस उन्हें नजरअंदाज करो। कल तुम्हारी दूसरी बहन ब्रियल सर्दियों की छुट्टियों के लिए घर आ रही है। वो पूरी तरह से बेवकूफ है।
बस सबसे पहले उसे अपने पक्ष में कर लो। ठीक है, डैरियस मान गया। तुम्हें इस परिवार में जल्दी से काइलेन की जगह लेनी होगी। एक बार जब तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगे तो भविष्य में इस परिवार की संपत्ति हासिल करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। जब सही समय आएगा तो हम तुम्हारे डैड को यहाँ अच्छी जिंदगी जीने के लिए ला सकेंगे। मेरी मॉम ने हिदायत दी। चिंता मत करो मॉम, काइलिन जैसा नाकारा बच्चा जो एक सुरक्षित माहौल में पला बढ़ा है, वो कभी मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। मैं जल्द ही इस परिवार के सभी लोगों का सम्मान हासिल कर लूंगा, डैरियस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मेरे पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। न केवल डैरियस के खिलाफ मेरी कोई तैयारी नहीं थी, बल्कि अपनी मॉम के ब्रेन वॉश करने पर मैं उसे अपने सगे भाई की तरह मानता था। फिर भी उसने हर कदम पर मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझ पर झूठे आरोप लगाए, जिससे पूरे परिवार को लगा कि मेरी सोच बहुत छोटी है। आखिर तक वे लोग सिर्फ उसी को अहमियत देते थे, लेकिन इस जन्म में उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। अगले दिन दोपहर में मेरी दूसरी बहन ब्रियल अपनी सर्दियों की छुट्टियों के लिए घर आई। वो 200 पाउंड की बहुत भारी भरकम लड़की थी जो कभी कसरत नहीं करती थी और उसे सिर्फ जंक फूड खाना पसंद था। वो पढ़ाई भी नहीं करती थी, अपना पूरा दिन वीडियो गेम खेलने में बिताती थी। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हमारे परिवार के पैसों से खरीदा गया था। बाहर वालों की नजरों में मेरी दूसरी बहन किसी काम की नहीं थी और बस जगह घेरती थी। मेरे डैड ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दूसरी बहन ऐसी बन जाएगी, लेकिन उस समय उन्होंने सच में मेरी बड़ी बहन की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगा दी थी। मेरी दूसरी बहन की मुख्य जिम्मेदारी मेरी मॉम पर थी। मेरी मॉम हमेशा उससे कहती थी, बस खुश रहो। धीरे धीरे मेरी दूसरी बहन ने जीवन में आगे बढ़ने की सारी इच्छाएं पूरी तरह खो दी। वो बस दिन काटती थी। दूसरी दीदी! डैरियस उनका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। वो मेरी दूसरी बहन के कान के पास झुका और फुसफुसाया, मैंने मॉम से सुना है कि आपको आलू के चिप्स, फ्राइड चिकन, स्पाइसी स्टिक्स और इंस्टेंट नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैंने उन्हें पहले ही खरीद लिया और वे सब आपके कमरे में रख दिए हैं। मैंने वो कोला भी खरीद लिया है जो आपको पीना पसंद है। डैड को मत बताना। मैंने अपनी दूसरी बहन की आंखों में एक सुखद आश्चर्य की चमक देखी। मेरे डैड घर में इन चीजों की इजाजत नहीं देते थे। हर बार जब वो घर आती थी तो वो उसके लाए हुए सामान की भी चेकिंग करते थे, ताकि उसे इस तरह का खाना खाने का कोई मौका न मिले। पहले ये मेरी मॉम थी जो छिपकर उसके लिए ये सब खरीदती थी। अब डैरियस की बारी थी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी दूसरी बहन के मन में डैरियस के लिए तुरंत बहुत ज्यादा लगाव पैदा हो गया था। यह तब तक ही था जब तक उसने मेरे मन की आवाज नहीं सुनी। मेरी दूसरी बहन और डैरियस के बीच के खुशनुमा माहौल को देखकर मैंने मुंह चिढ़ाया और अपने मन में कहा, दूसरी दीदी पहले से ही इतनी मोटी हैं, फिर भी वो जंक फूड खाना चाहती हैं। क्या वो सच में जिंदगी भर एक मोटी सुअर बनकर रहना चाहती हैं? मैंने देखा कि मेरी दूसरी बहन के भरे हुए चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। उसने अपना सिर घुमाया, अपनी नजरें मुझ पर टिकाईं और मुझे घूरने लगी। एक 3 साल का बच्चा भी यह तर्क जानता है कि ज्यादा जंक फूड खाना आपके लिए बुरा है। क्या उसने कभी नहीं सोचा कि मॉम और डैरियस क्यों चाहते हैं कि वो इस तरह का खाना खाए? तुम क्या कह रहे हो? मेरी दूसरी बहन ने मुझसे गुस्से में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूरी मासूमियत भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। मेरी दूसरी बहन भी थोड़ी हैरान लग रही थी, क्योंकि उसने सच में मुझे अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा था। फिर भी अगले ही पल उसे फिर से मेरी आवाज सुनाई दी। बेहतर होगा कि मैं अपनी दूसरी बहन को यह न बताऊं कि हमारी मॉम ने जानबूझकर उसे एक नाकारा इंसान बनने के लिए बड़ा किया है। मेरी दूसरी बहन ने मुझे और भी ज्यादा हैरानी से देखा। मैंने मन ही मन में बोलना जारी रखा, लेकिन सच में दूसरी दीदी को ज्यादा जंक फूड खाने से एसोफेजियल कैंसर होने वाला है। जब वो आखिरकार मरेंगी तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएंगी। मेरी दूसरी बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह से अविश्वास से देख रही थी। मैं मुड़ा और सीधे वहां से चला गया। चलते हुए मैंने सोचा, दूसरी दीदी को मॉम और डैरियस के करीब रहने दो। वैसे भी अब जब डैरियस यहां आ गया है तो वो मुझे प्यार नहीं करेंगी। काइलेन, मेरी दूसरी बहन ने मुझे रोकने के लिए आवाज दी। मैं पीछे मुड़ा। क्या हुआ दूसरी दीदी? तुम? मेरी दूसरी बहन एक पल के लिए झिझकी। शायद एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई भ्रम देख रही है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। डैरियस के इस घर में आने से पहले मैं निर्विवाद रूप से सबका लाडला था। परिवार में हर कोई मुझे प्यार करता था, यहां तक कि मेरी ये विद्रोही दूसरी बहन भी। मैं धीरे धीरे चलकर पास गया। मेरी दूसरी बहन ने मुझे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की एक जोड़ी दी। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, मैंने सिर हिलाया, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह के साथ नहीं, और मन ही मन बुदबुदाया। वो अभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं, लेकिन जल्द ही वो सिर्फ डैरियस के साथ ही अच्छा व्यवहार करेंगी। यहां तक कि ये जूते भी आखिरकार डैरियस छीन लेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी दूसरी दीदी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी दूसरी बहन ने बस बोलना शुरू ही किया था कि अचानक डैरियस ने बीच में टोक दिया। वाह, कितने कमाल के हैं! मैंने बड़े होते हुए कभी इतने सुंदर स्नीकर्स नहीं देखे। ये एक सपने जैसा लग रहा है, डैरियस ने कहा। मेरी दूसरी बहन ने उसकी तरफ थोड़ी झुंझलाहट से देखा। डैरियस ने पूरी तरह से जलन भरा चेहरा बनाते हुए आगे कहा, काइलिन भैया कितने खुशकिस्मत हैं। दूसरी दीदी आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हैं। अगर मेरे पास बास्केटबॉल खेलने के लिए ऐसे सुंदर जूते होते तो मैं यकीनन दुनिया का सबसे खुश लड़का होता। मेरे पिछले जन्म में
डैरियस ने मेरी दूसरी बहन को उकसाने के लिए बिल्कुल इसी मासूमियत और दयनीय नाटक का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मेरी दूसरी बहन ने बड़ी उदारता दिखाते हुए मुझसे वे स्नीकर्स उसे दिलवा दिए थे और वादा किया था कि वो बाद में उसकी भरपाई के लिए मुझे एक और जोड़ी खरीद देगी। असल में मेरे द्वारा डैरियस को वे जूते देने के बाद मेरी दूसरी बहन ने मुझे कभी कोई दूसरी जोड़ी नहीं खरीद कर दी। मेरे हिस्से का सारा प्यार डैरियस ने चुरा लिया था। इस बार अपनी दूसरी बहन के बोलने का इंतजार किए बिना मैंने बस स्नीकर्स सीधे डैरियस को दे दिए। अगर तुम्हें ये पसंद हैं तो तुम इन्हें रख सकते हो, मैंने मन ही मन सोचा। वैसे भी अगर मैं इन्हें उसे नहीं दूंगा तो दूसरी दीदी मुझे उसे देने के लिए मना लेंगी। मैं दूसरी दीदी के लिए चीजें मुश्किल नहीं करना चाहता। डैरियस बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। सच में? शुक्रिया भैया। उसी पल मैंने निराशा से सोचा, डैरियस जानबूझकर जूतों को गंदा और बर्बाद कर देगा और फिर झूठा इल्जाम लगाएगा कि मैंने ऐसा किया है। बिल्कुल मेरे पिछले जन्म की तरह मैंने जूतों का डिब्बा उसके हाथों में पकड़ा दिया। जैसे ही मैंने डिब्बा छोड़ा वो सीधा जमीन पर गिर गया। अंदर रखे स्नीकर्स लुढ़क कर बाहर आ गए और पास ही एक कीचड़ के गड्ढे में जा गिरे। इसके साथ ही डैरियस की टूटी हुई आवाज आई, इतने सुंदर जूते, ये गंदे कैसे हो गए? मैंने बचपन से ही इन्हें पाने का सपना देखा था। उसने दुखी होकर मुझसे सवाल किया, भैया भले ही आप इन्हें मुझे नहीं देना चाहते थे, लेकिन आप इन्हें इस तरह जानबूझकर जमीन पर नहीं फेंक सकते थे। ये कहते हुए वो जल्दी से मेरी दूसरी बहन की ओर मुड़ा। मेरी दूसरी बहन हैरान दिख रही थी और जिस तरह से उसने डैरियस को देखा उसमें थोड़ी नफरत की झलक भी थी। डैरियस को थोड़ा अजीब लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा था कि इस समय मेरी दूसरी बहन मुझे डांटेगी और मुझे मतलबी कहेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी दूसरी बहन एक ऐसी बात कहकर पलटवार करेगी जिसने उसे वे सारी बातें निगलने पर मजबूर कर दिया जो उसने सोच रखी थी। जूते न पकड़ पाना तुम्हारी अपनी गलती है, इसमें दोष तुम्हारा है। तुम कायलेन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? ये इसलिए क्योंकि जब भैया ने मुझे वे दिए तो उन्होंने जानबूझकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। डैरियस ने धीरे से सफाई दी, फिर जल्दी से बड़प्पन दिखाने का नाटक किया। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए उनसे नाराज नहीं हूं। नाराज नहीं हूं। तुमने कोई गलत काम किया है? मेरी दूसरी बहन की डांट से डैरियस का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मेरे घर में घुसने की इजाजत किसने दी? निकल जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इस घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। ये कहते हुए मेरी दूसरी बहन डैरियस को खींचकर बाहर निकालने के लिए तैयार हो गई। डैरियस इतना डर गया कि वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मेरी मॉम शुरुआत में डैरियस को मेरी दूसरी बहन का दिल जीतने के लिए पूरी जगह देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर लिविंग रूम से बाहर रही थी। मेरे डैड भी ऑफिस गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। अब शोर सुनकर मेरी मॉम जल्दी से बाहर आई। क्या हो रहा है? ब्रियल, तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मेरी मॉम ने सख्ती से कहा। मेरी दूसरी बहन मेरी मॉम पर चिल्लाई, वो मेरा भाई नहीं है। कायलेन मेरा इकलौता भाई है। आप ही हैं जो इसे वापस लाई हैं, है ना? इसे तुरंत यहां से भेज दीजिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? डैरियस का हमारे घर आने का मतलब है कि वो परिवार का एक हिस्सा है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? मेरी मॉम ने डांटते हुए डैरियस को अपने पास खींच लिया। और सोचो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए स्नैक्स भी तैयार किए थे। उसने तुम्हारे डैड के हाथों पकड़े जाने का जोखिम उठाकर तुम्हारे लिए वो सब खरीदा। और तुम सच में इतनी एहसान फरामोश हो। जब मेरी मॉम ने स्नैक्स का जिक्र किया तो मैंने देखा कि मेरी दूसरी बहन गुस्से से इतनी पागल हो गई कि उसने अपना आपा खो दिया। जैसे ही वो चिल्लाने और मेरी मॉम के साथ जोर जोर से बहस करने वाली थी, उसे अचानक फिर से मेरी मन की आवाज सुनाई दी। अगर मैं दूसरी दीदी की जगह होता तो मैं अभी मॉम से बहस नहीं करता। वैसे भी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मॉम का डैरियस को घर लाना सिर्फ हमारी पारिवारिक संपत्ति चुराने के लिए है। अभी दूसरी दीदी को खुद को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अंत में मॉम को पूरी तरह से चौंका देना चाहिए। मेरी दूसरी बहन रुक गई और जो शब्द उसकी जुबान पर थे वे वहीं रह गए। उसने बस एक ही बात कही, वैसे भी मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो कायलेन है। ये कहकर मेरी दूसरी बहन मुझे वहां से खींच ले गई। मेरी मॉम और डैरियस को पूरी तरह से उलझन में एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा पूरा परिवार अचानक इतना समझदार कैसे हो गया और वे अब हमें धोखा क्यों नहीं दे पा रहे थे। मेरी दूसरी बहन के कमरे में वापस आने के बाद उसने डैरियस द्वारा तैयार किए गए सारे स्नैक्स गुस्से में फेंक दिए, जैसे उसे कुछ और याद आ गया हो। उसने अपने फोन से सारे गेम अनइंस्टॉल कर दिए। ये सब करने के बाद उसने अचानक मेरी तरफ देखा और गंभीरता से पूछा, कायलेन, क्या मैंने अतीत में तुम्हें कभी निराश किया है? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उसका हौसला बढ़ाया। नहीं, मैं जानता हूं कि दूसरी दीदी सबसे अच्छी हैं। मैं अपने मन में ये जोड़ना भी नहीं भूला। दूसरी दीदी को बस मॉम ने धोखा दिया था। मैं जानता हूं कि वो बहुत होशियार हैं। वो भविष्य में पक्का एक बहुत ही शानदार इंसान बनेंगी। मेरी दूसरी बहन मुस्कुराई। वो थोड़ी भावुक लग रही थी। उसने कहा, कायलेन, दूसरी दीदी अब से एक शानदार इंसान बनने के लिए पक्का कड़ी मेहनत करेगी। मैं भविष्य में कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। ठीक है? मुझे आप पर भरोसा है दूसरी दीदी, मैंने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। घर आने के बाद मेरी दूसरी बहन ने सबसे पहला काम यह किया कि वो पूरे शरीर के चेकअप के लिए अस्पताल गई। फिर उसने एक पर्सनल ट्रेनर रखा और वजन कम करने का एक प्लान बनाया। वजन कम करने के अलावा
उसने अपनी किताबें फिर से उठा ली, एक ट्यूटर रखा और प्राइमरी स्कूल के लेवल से ही रटना शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी सर्दियों की छुट्टियां पढ़ाई करने और वजन कम करने में बिता दी, जिससे मेरी मॉम और डैरियस पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं किया था, तो डैरियस के आने के बाद मेरे डैड और मेरी दूसरी बहन इतने ज्यादा कैसे बदल गए थे। मेरे डैड पहले कंपनी नहीं जाते थे, व्यापार के सारे मामले संभालने के लिए मेरी मॉम पर छोड़ देते थे। मेरी मॉम कंपनी की वफादारी खरीदने और बिजनेस को नियंत्रित करने वाली असली सत्ताधारी बनने से बस थोड़ी ही दूर थी। लेकिन जैसे ही मेरे डैड कंपनी जाने लगे, जो शेयरधारक और एग्जीक्यूटिव पहले डगमगा रहे थे, उन्होंने मेरी मॉम की बातों में आना पूरी तरह से बंद कर दिया। मेरी मॉम इतनी गुस्से में थी कि वो खून का घूंट पीकर रह गईं। मैंने उन्हें फिर से छिपकर डैरियस से बात करते हुए सुना। इस बार डैरियस के प्रति साफ तौर पर असंतोष था। तुम्हें क्या परेशानी है? क्या मैंने तुम्हें वापस आकर इस परिवार के लोगों का दिल जीतने के लिए नहीं कहा था? इसके बजाय तुमने सब कुछ इतना बर्बाद क्यों कर दिया है? ये सब मेरी योजना से दूर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे डैड को यहाँ अच्छी जिंदगी जीने के लिए कैसे लाऊंगी? मेरी मॉम की आवाज में इल्जाम था। मुझे भी नहीं पता। आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है मैं वो सब कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। डैरियस दुखी होकर रोने लगा। मेरी मॉम को भी नहीं पता था कि किस कदम पर गलती हुई है। वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और उन्होंने जो होगा देखा जाएगा सोचकर कोई भी कदम उठा लेने का फैसला किया। तुम्हारी बड़ी बहन सेरेना जल्द ही नए साल के लिए घर आ रही है। वो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है और मेरी सबसे ज्यादा आभारी है। बाकी लोगों की चिंता मत करो, वे सब वैसे भी किसी काम के नहीं हैं। तुम्हारी बड़ी बहन इस परिवार की वारिस है। इस बार मैं पक्का अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मैं पक्का बड़ी बहन को मुझे पसंद करने पर मजबूर कर दूंगा, डैरियस ने वादा किया। शायद उसे अपने मन में काफी नाराजगी महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि वो हर तरह से मुझसे बेहतर था, माहौल को समझने में बेहतर, दिखावा करने में बेहतर। तो फिर वो परिवार का प्यार क्यों नहीं जीत पा रहा था? मेरे पिछले जन्म में जब मेरी मॉम ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था, तो वो वहां घमंड से खड़ा होकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, ये कहते हुए कि उसे मुझसे सब कुछ छीनने के लिए सिर्फ एक उंगली की जरूरत है। उस समय मेरे गलती से छत से गिरकर मौके पर ही मर जाने के बाद मेरे डैड और मेरी दोनों बहनें असल में बहुत दुखी हुए थे। लेकिन डैरियस की मीठी मीठी बातों का जादू उन पर चलने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसके कुछ ही समय बाद मेरी मॉम और डैरियस ने उन सबको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अपने पिछले जन्म की हर बात याद करके मैंने अपने दांत पीस लिए। इस बार मेरी मॉम और डैरियस के कर्मों का फल भुगतने की बारी थी। नए साल से एक हफ्ते पहले मेरी बड़ी बहन सेरेना विदेश से अपना इलाज करवा कर लौटी। 6 महीने पहले मेरी बहन की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे, जिसके कारण एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन मेरे डैड और मैं विदेश यात्रा पर थे और मेरी दूसरी बहन घर पर गेम खेल रही थी। ये मेरी मॉम थी जो सबसे पहले भागकर आईं और मेरी बड़ी बहन को बचाया। कहा जाता था कि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें टूट गई थीं और एम्बुलेंस तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर नहीं पहुंच सकी थी। एम्बुलेंस तक पहुंचने से पहले मेरी मॉम मेरी बहन को अपनी पीठ पर लाद कर कई किलोमीटर तक चली थी। पूरी घटना का वहां से गुजर रहे लोगों ने वीडियो बना लिया था। हर कोई उनके महान मातृ प्रेम की तारीफ कर रहा था और मेरी मॉम के लिए हमारे पूरे परिवार का प्यार और भी गहरा हो गया था। लेकिन सच तो ये था कि मेरी मॉम ही थी जिन्होंने किसी को कार के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पैसे दिए थे। क्योंकि मेरी बड़ी बहन वारिस थी, इसलिए मेरी मॉम उसे शुरुआत में ही रास्ते से हटाना चाहती थी। अगर मेरी बड़ी बहन मर जाती और मेरी दूसरी बहन एक अपाहिज होती तो सिर्फ मैं ही बचता। मेरी मॉम की नज़रों में मुझसे निपटना बहुत आसान था। उन्हें बस इतना करना था कि डैरियस को घर आने दें और मेरी जगह ले लें। इस तरह परिवार की संपत्ति स्वाभाविक रूप से उन माए बेटे की जोड़ी के हाथों में चली जाती। लेकिन उम्मीद के विपरीत मेरी बहन एक्सीडेंट के बाद मौके पर नहीं मरी। मेरी मॉम शुरुआत में उसे बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि वहां से गुजर रहे लोग वीडियो बना रहे थे, इसलिए उनके पास वो दुखद ड्रामा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरी बहन को इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अंत में वो बच तो गई, लेकिन उसके पैर अपाहिज हो गए। मेरी मॉम ने सुझाव दिया कि मेरी बहन को आगे के इलाज के लिए विदेश जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि विदेश में मेडिकल उपकरण ज्यादा एडवांस थे और उससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। उन्होंने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पतालों से संपर्क करने में मेरी बहन की सक्रिय रूप से मदद भी की। नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद थी। आधा साल बीत गया और मेरी बहन के पैरों में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। बड़ी दीदी, आप आखिरकार वापस आ गईं। मैं आपसे मिलने के लिए इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। डैरियस एक सामाजिक तितली की तरह मुस्कुराते हुए मेरी बड़ी बहन के पास दौड़ कर गया। उसने कहा, मैंने मॉम को हमेशा आपके बारे में बात करते सुना है। उन्होंने कहा था कि आप समझदार, शांत, खूबसूरत और उदार हैं। आपका नाम सुनना, आपका चेहरा देखने जितना अच्छा नहीं है। आप तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा कम उम्र और प्यारी लग रही हैं। क्योंकि उसके पैर अपाहिज हो गए थे, मेरी बहन में असुरक्षा की भावना आ गई थी और वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ मेरी मॉम से ही मिलती थी। आखिरकार हमारी भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब डैरियस के इतने ज्यादा मिलनसार होने से मेरी बड़ी बहन को जाहिर तौर पर काफी असुविधा हो रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो उसके उत्साह को रोक नहीं पा रही है। उसे देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गई थीं। बड़ी दीदी, आप इतने लंबे समय से फ्लाइट में थीं, क्या आप थक गई हैं?
मैं आपकी पीठ की मालिश कर देता हूँ, उसने कहा, और फिर बहुत ही उत्साह से मेरी बड़ी बहन की पीठ की मालिश करने लगा। वो बार बार पूछता रहा, बड़ी दीदी, क्या आराम मिल रहा है? मुझे पता था कि आप वापस आ रही हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर मालिश करना सीखा है। मसाज मास्टर ने मुझे ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए पैरों की मालिश करना भी सिखाया। अब से मैं रोज आपकी मालिश करूंगा, ठीक है? मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन अंत में उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। इस बार मैंने अपने मन की कोई आवाज उन तक नहीं पहुंचने दी। मैं डैरियस को थोड़ी देर के लिए खुश होने दूंगा। जैसा कि कहा जाता है, आप जितना ऊपर चढ़ते हैं उतनी ही जोर से गिरते हैं। अगर मैं उन्हें थोड़ी सी भी मिठास का स्वाद नहीं चखाऊंगा तो मैं उन्हें अंत में किनारे तक कैसे धकेल पाऊंगा? उसके बाद डैरियस ने जल्दी ही मेरी बड़ी बहन का दिल जीत लिया। पहले मन में थोड़ा संदेह होने के बावजूद एक बार जब मेरी बड़ी बहन ने उसे स्वीकार कर लिया तो वो घर में ऐसे अकड़कर चलने लगा जैसे कोई मोर अपने पंख दिखा रहा हो। मेरी मॉम को भी बहुत राहत मिली। उन्होंने सोचा, मैंने इतने सालों तक इस बेटे को पालने में इतनी मेहनत की है तो वो पूरी तरह से बेकार कैसे हो सकता है? वो काइलिन की बराबरी भी कैसे नहीं कर सकता? इसलिए उन्होंने अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी शुरू कर दी। डैरियस का 15वां जन्मदिन नए साल से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला था। मेरी मॉम ने घर पर उसके लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी देने का इंतजाम किया, जिसमें हमारे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया। ये मुख्य रूप से उसे औपचारिक रूप से सभी से मिलवाने के लिए था। मेरे डैड ये नहीं करना चाहते थे। अभी उनके मन में डैरियस के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी, और यहाँ तक कि वो मन में उसके लिए गहरी नफरत भी रखते थे। आखिरकार कोई भी अपनी पत्नी के नाजायज बच्चे को अपनी मर्जी से नहीं पालेगा, लेकिन मॉम को भनक लगने देने से बचने के लिए मेरे डैड ने इसे बर्दाश्त किया। हालांकि मेरे डैड ने डैरियस की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में शामिल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया और इसे पूरी तरह से मेरी मॉम पर छोड़ दिया, जो आंखों से दूर वो दिमाग से भी दूर। मेरी मॉम जाहिर है इससे पूरी तरह खुश थी। उन्होंने इस बर्थडे पार्टी में अपनी जी जान लगा दी थी। इसलिए डैरियस के जन्मदिन के दिन बहुत से लोग हमारे घर आए। मेरी मॉम ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए हमारे लगभग सभी खास रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया था। बड़ा सा विला शोरगुल और उत्साह से भरा हुआ था। डैरियस ने एक बहुत ही सुंदर सफेद सूट पहना हुआ था और वो बिल्कुल मेरी मॉम के बगल में खड़ा था। मेरी मॉम बड़े उत्साह के साथ डैरियस को सबसे मिलवा रही थी। मेरे डैड ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और काम का बहाना बनाकर अपने कमरे में चले गए। मेरी दूसरी बहन ये कहकर नीचे ही नहीं आई कि उसे पढ़ाई करनी है। केवल मेरी बड़ी बहन, जो अपने कार एक्सीडेंट में लकवाग्रस्त होने के बाद से कभी लोगों से नहीं मिली थी, वो केवल डैरियस की खातिर मुख्य हॉल में आई थी। डैरियस मेरी मॉम के साथ पूरे कमरे में घुमा और फिर मेरे सामने आ गया। मैं डेजर्ट एरिया में अकेला ही कुछ खा रहा था। वो हंसा और बोला, हे, ये सूट जो मैंने पहना है बड़ी दीदी ने मुझे तोहफे में दिया है। मैंने सुना है कि ये बहुत महंगा था। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अच्छा लग रहा है? डैरियस ने मेरे सामने कुछ बार घूमकर जानबूझकर दिखावा किया। मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। उसने मेरी नफरत का शिकार बनने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया और खुद को कमजोर और लाचार साबित किया। उस समय मैं उसकी चाल में फंस गया था और मेरी उसके साथ बहुत तीखी बहस हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे परिवार और यहाँ तक कि बर्थडे पार्टी के सभी मेहमानों ने मुझ पर नासमझ होने का इल्जाम लगाया। इस बार मुझे उससे उलझने का कोई मन नहीं था, इसलिए मैंने बस शांति से कहा, यह सच में बहुत अच्छा है। यह तुम पर एकदम जंच रहा है। क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? डैरियस ने यह देखकर कि मैं उसकी बातों में नहीं आया, परेशानी खड़ी करने की अपनी कोशिश जारी रखी। बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, मैंने बड़प्पन दिखाते हुए जवाब दिया। बड़ी दीदी ने मुझे पहले भी बहुत सारे अच्छे सूट खरीद कर दिए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक खरीद दिया। इसमें जलन वाली क्या बात है? मुझे लगा था कि तुम परेशान होगे। मैंने सुना है कि तुम बड़ी दीदी से सबसे ज्यादा चिपके रहते थे। पिछले कुछ दिनों से मुझे इस घर में बेहतर तरीके से ढलने में मदद करने के लिए बड़ी दीदी ने मेरे साथ ज्यादा समय बिताया है। मुझे डर था कि तुम नाराज होगे। अच्छी बात है कि तुम नहीं हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में बड़ी दीदी पर इतने निर्भर नहीं हो। इसी समय बड़ी दीदी अपनी व्हील चेयर पर घूमते हुए वहां आ गई। कौन जानता है कि पिछले कुछ दिनों में डैरियस ने मेरी बड़ी बहन के कान में क्या फुसफुसाया था, लेकिन मेरी बड़ी बहन के मन में जाहिर तौर पर उसे बचाने की भावना पैदा हो गई थी। अब हम दोनों को अकेले देखकर शायद वो डर गई थी कि मैं डैरियस को परेशान करूंगा, इसलिए वो खुद ही आगे आ गई। डैरियस ने भी जाहिर तौर पर यह देख लिया था। वे शब्द पूरी तरह से मेरी बड़ी बहन को सुनाने के लिए ही कहे गए थे। वो मेरी बड़ी बहन को बताना चाहता था कि मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं उतनी गहरी नहीं हैं जितनी उसकी हैं। क्या मॉम ने नहीं कहा था कि चूंकि तुम अभी अभी इस घर में आए हो इसलिए हम सबको तुम्हारा खास ख्याल रखना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारी तरह होना चाहिए था, जो अपनी हद पार कर रहा हो और बड़ी दीदी पर लगातार अपना कब्जा जमा रहा हो? मैंने उससे पूछा और पूरी तरह से उलझन में दिख रहा था। मेरी बातों से डैरियस थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल उसने बेशर्मी से मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। क्या तुम बड़ी दीदी पर कब्जा जमाने के लिए मुझे दोष दे रहे हो? लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। यह कहते हुए उसने तुरंत पीड़ित होने का भाव बना लिया।
कोई भी जिसे असलियत न पता हो वो यही सोचेगा कि मैंने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। डैरियस को इतना आहत देखकर मेरी बड़ी बहन की आवाज भारी हो गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, डैरियस ने दयनीय आवाज में कहा। मैं अब से अपनी हदों का पक्का ध्यान रखूंगा। काइलिन, प्लीज नाराज मत हो, ठीक है? मैं इस घर में आप सबसे जुड़ने के लिए आया हूं, आप लोगों को अलग करने के लिए नहीं। इसे दूसरी बार सुनने के बाद भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ऐसी बात कहने के लिए डैरियस को कितना बेशर्म होना पड़ेगा। जैसे ही मेरी बड़ी बहन ने अपना सिर घुमाया, उसने तुरंत अपना पैर छिपा लिया। फिर अपनी पैंट को पकड़ते हुए, जो जांघ के पास से फट गई थी और वहां से थोड़ी सी त्वचा दिख रही थी, वो पूरी तरह से बर्बाद लग रहा था। वो मुझ पर जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। काइलिन, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? डैरियस और मेरे बीच की इस छोटी सी बहस पर सिर्फ मेरी बड़ी बहन ने ध्यान दिया था, और शायद मेरी मॉम ने भी, क्योंकि मेरी मॉम ने आज रात के लिए पूरी तैयारी की थी। इस समय डैरियस की चीख के कारण हॉल में मौजूद सभी लोग वहां आ गए। डैरियस और भी ज्यादा बर्बाद और शर्मिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से अपनी सूट की जैकेट उतारी और डैरियस को दे दी। डैरियस ने दुखी होकर उसे लिया और कसकर अपनी कमर पर बांध लिया। वो एक डरे हुए छोटे हिरण की तरह बर्ताव कर रहा था और सब लोगों की सहानुभूति बटोर रहा था। क्या हुआ? मेरी मॉम भी इसी समय वहां आ गई। मैं डैरियस कांप रहा था। इतने सारे लोगों के सामने उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सेरेना, आखिर हुआ क्या? मेरी मॉम ने मेरी बड़ी बहन से पूछा। मेरी बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया। उसने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी और सीधा सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। काइलिन ने डैरियस की पैंट फाड़ दी। काइलिन, तुम अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? आज उसका जन्मदिन है। क्या तुम अपनी जलन को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे? 15 सालों में उसने कभी कोई ढंग का जन्मदिन नहीं मनाया है? कभी कोई ढंग का जन्मदिन नहीं मनाया? तो फिर हर साल तुम किसके जन्मदिन कुत्तों के साथ मनाते थे? इस समय हॉल में लोग कानाफूसी और गपशप करने लगे थे। काइलिन सच में बहुत बिगड़ गया है। वो डैरियस को इस तरह सबके सामने शर्मिंदा कैसे कर सकता है, चाहे जो भी हो। एक बार जब डैरियस इस घर में आ गया तो वो उनका बेटा बन गया। काइलिन इतना हावी कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि उस बच्चे डैरियस की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। सबकी प्रतिक्रियाओं से मैं देख सकता था कि मेरी मॉम और डैरियस अपनी आंखों में अपनी जीत की मुस्कान को मुश्किल से छिपा पा रहे थे। उनकी दुष्ट साजिश कामयाब होने वाली थी। मैंने बिना कोई जल्दबाजी किए अपने मन की आवाज अपनी बड़ी बहन तक पहुंचाना शुरू किया। अब मैं चाहे कितनी भी सफाई दूं, सब बेकार है। यहां तक कि मेरी बड़ी बहन, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, उसे भी लगता है कि मैंने जानबूझकर डैरियस की पैंट पर पैर रखा था। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन एक पल के लिए सुन्न हो गई। वो जाहिर तौर पर उलझन में थी कि उसे मुझे बोलते हुए देखे बिना ही मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है। मैंने बोलना जारी रखा। वैसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच में नहीं चाहता कि मॉम बड़ी दीदी को हर बात के लिए अंधेरे में रखें। अगर बड़ी दीदी को पता चल जाए कि उनके पैर इसलिए अपाहिज हुए क्योंकि मॉम ने उन्हें कुचलने के लिए किसी को पैसे दिए थे, तो क्या वो टूट जाएंगी? वो मॉम से इतना प्यार करती हैं। मैं नहीं चाहता कि बड़ी दीदी का दिल टूटे। मेरी बड़ी बहन अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी और मैंने देखा कि उसका चेहरा अचानक बुरी तरह से बदल गया। उसके हाथों ने व्हील चेयर के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर भयंकर गुस्से से कांप रहा था। डैरियस मेरी बड़ी बहन के बहुत करीब था, इसलिए उसे तुरंत उसकी भावनाओं में हुए बदलाव का एहसास हो गया। उसके मुंह के किनारे लगभग एक मुस्कान में बदल गए थे। उसे लगा कि मेरी बड़ी बहन उसकी तरफ से न्याय के लिए लड़ रही थी और वो मुझ पर बहुत गुस्सा थी। डैरियस को शायद लगा कि सही समय आ गया है और उसने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। काइलिन, अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। इस घर में आ पाना और 1 महीने की खुशी पाना, एक डैड, एक मॉम, एक बहन और एक भाई का होना, मैं पहले ही खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं। मेरी और कोई चीज मांगने की हिम्मत नहीं है। और काइलिन, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। अगर तुम नाखुश हो तो चाहे मैं इस घर से कितना भी प्यार करूं, मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। डैरियस की दिल से निकली हुई लगने वाली बातों ने तुरंत सबको भावुक कर दिया। परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसकी खातिर मुझ पर फिर से उंगली उठाना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खड़ा देखकर डैरियस का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। प्लीज काइलिन के साथ सख्ती मत बरतिए। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। इस घर में वो रुका, ये नाटक करते हुए कि उसे बहुत गहरा दुख हुआ है, और बहुत देर बाद बोला, मुझे तो वैसे भी बस गोद लिया गया था। मैं कभी भी इस परिवार का हिस्सा नहीं था। प्लीज काइलिन को डांटना बंद कीजिए। चूंकि वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। जब से मैं तुम्हें घर लाई हूं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो, मेरी मॉम ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, डैरियस के नाटक में पूरी तरह से ताल मिलाते हुए। इस घर में कुछ भी मेरा नहीं है, डैरियस ने दुखी होकर कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने इस परिवार के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। तुम्हारे अंदर इतना कम आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? मेरी मॉम ने बेहद लाचारी दिखाते हुए कहा। मॉम, प्लीज आज रात मुझे अनाथालय भेज दीजिए। वहीं मेरी असली जगह है। ये साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि हमारे घर में तुम्हारा भी एक रुतबा और जगह है? मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हें लगे कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारा स्वागत करता है? मेरी मॉम बहुत चिंतित दिख रही थी। डैरियस को रोकने की बहुत इच्छा होने का नाटक कर रही थी, लेकिन कोई बेहतर रास्ता सोच नहीं पा रही थी।
जैसे गर्म तवे पर कोई चींटी। अगर मैंने ये सब एक बार खुद अनुभव नहीं किया होता तो मैं सच में फिर से उनके धोखे में आ जाता। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि मेरी मॉम एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नहीं बन पाई। 10 सालों से ज्यादा समय से हमारे हॉथॉर्न परिवार में उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। मेरी मॉम मेरी सगी माँ नहीं है। मेरी असली माँ की मौत मेरे जन्म के 1 साल से भी कम समय के बाद एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरी मॉम मेरे डैड की कंपनी में बस एक छोटी सी सुपरवाइजर थी। जब उन्हें पता चला कि मेरे डैड विधुर हैं तो उन्होंने उनके पीछे पड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे डैड ने मेरी मॉम के बारे में विचार भी नहीं किया क्योंकि वो मेरी असली माँ से बहुत गहरा प्यार करते थे। लेकिन वो मेरी मॉम द्वारा मेरी दोनों बहनों और मेरे जरिए रास्ता बनाने की चाल के आगे टिक नहीं पाए। वो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थीं, इतना अच्छा कि मेरी दोनों बहनें, मेरे डैड और मैं पूरी तरह से उनके कायल हो गए। जब मैं 3 साल का था तो मेरे डैड को बहुत तेज बुखार हो गया था। मेरी असली माँ की मौत के बाद से मेरे डैड कंपनी को अकेले ही संभाल रहे थे। उस दिन कंपनी में अचानक कोई परेशानी आ गई जिसकी वजह से वो वहां फंस गए। उस रात मेरी मॉम थी जिन्होंने अपनी मर्जी से मुझे अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी ली। जब मेरे डैड अपना काम खत्म करके अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरी मॉम मुझे गोद में लिए हुए हैं और मैं अस्पताल के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा हूं। पूरे 2 साल बाद मेरे डैड आखिरकार मेरी मॉम से प्रभावित हो गए। आसपास के रिश्तेदारों ने, जिनमें मेरी सगी माँ की तरफ के रिश्तेदार भी शामिल थे, सभी ने मेरे डैड से मेरी मॉम को स्वीकार करने का आग्रह किया। मेरे डैड ने आखिरकार अपनी हिचकिचाहट छोड़ी, लेकिन ये शर्त रखी कि उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ हम 3 ही बच्चे होंगे। मेरी मॉम ने अपनी बात रखी और 10 साल से भी ज्यादा समय में कभी मेरे डैड के साथ बच्चा पैदा नहीं किया। एक समय ऐसा भी था जब मेरे डैड मेरी मॉम के साथ एक बच्चा चाहते थे, इस उम्मीद में कि उनके लिए एक खून का रिश्ता छोड़ सकें, लेकिन मेरी मॉम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तीनों ही उनका खून हैं और वो बहुत संतुष्ट हैं। मेरी मॉम को इतना दृढ़ देखकर मेरे डैड ने जोर नहीं दिया। हालांकि मेरी मॉम के लिए उनका प्यार साफ तौर पर गहरा होता गया। आखिरकार मेरी दोनों बहनों और मैंने भी अपना रवैया बदल लिया और उन्हें मॉम बुलाने लगे। बाहर वालों की नज़रों में मेरी मॉम बहुत ही समर्पित और महान थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब मेरी मॉम की एक भयानक साजिश थी। उन्होंने मेरे डैड के साथ बच्चे पैदा नहीं किए क्योंकि उनके बचपन के प्यार के साथ उनका पहले से ही एक बेटा था। वो किसी बच्चे के जरिए मेरे डैड से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। शुरू से ही वो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी। मेरे पिछले जन्म में वो सच में इसमें सफल रही थी। उन्होंने मेरे डैड की कंपनी चुरा ली और मेरे डैड को बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को विदेश में अपने अपाहिज पैरों के साथ खुद के सहारे जीने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बेबस होकर मेरी दूसरी बहन को बीमारी से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उन्होंने अपने ही हाथों से मुझे छत से धक्का दे दिया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर वो अपने बचपन के प्यार और अपने प्यारे बेटे डैरियस के साथ उन सभी चीजों का शान से मजा लेने लगी जो हॉथॉर्न परिवार की थी। इस समय हॉल में अचानक कोई चिल्लाया, क्या ये बहुत आसान नहीं है? अगर डैरियस को इस घर में असुरक्षा महसूस होती है तो उसे सुरक्षा की भावना दें, उसे अभी हॉथॉर्न ग्रुप के शेयर दे दें। एक बार उसके पास शेयर आ जाएं तो फिर कौन कह सकता है कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है? बोलने वाला व्यक्ति मेरी मॉम द्वारा खरीदा गया था। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं ले सकता। डैरियस ने समझदार और पीड़ित होने का नाटक करते हुए जल्दी से मना कर दिया। मेरे पिछले जन्म में मेरे डैड ने ही वे शेयर दिए थे। मेरे डैड को डैरियस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे 10% शेयर दे दिए। उस समय मेरे डैड के हाथों में केवल 30% शेयर थे। शेयर देने के बाद उनके पास 20% बचे। बाकी शेयर इस प्रकार बंटे थे: 20% मेरी बड़ी बहन के हाथों में, 20% मेरी मॉम के हाथों में और 30% बाहर के कई शेयर धारकों के बीच बंटे थे। मेरी मॉम ने अपने 20% और डैरियस के 10% का इस्तेमाल किया। चुपके से अन्य शेयर धारकों से कुछ शेयर हासिल किए और फिर एक जाल बिछाकर मेरी बहन को अपने 10% सौंपने पर मजबूर कर दिया, जिससे मेरी मॉम हॉथॉर्न ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई। इस बार मेरे डैड यहां नहीं थे। मैंने देखा कि मेरी मॉम ने अपनी नजरें मेरी बड़ी बहन पर गड़ाईं। उन्होंने कहा, सेरेना, मॉम ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है। तुम भी जानती हो कि मॉम के पास जो शेयर हैं वे इसलिए हैं ताकि मैं कंपनी के काम में तुम्हारे डैड का बोझ बेहतर तरीके से साझा कर सकूं। अभी तुम ठीक हो रही हो और तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए 10% डैरियस को दे दो। बाद में मॉम तुम्हारी भरपाई करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगी। उन्होंने ये बात ऐसे कही जैसे ये बहुत ही स्वाभाविक बात हो। उन्हें नहीं लगा था कि मेरी बहन उन्हें मना करेगी। वो उन्हें मना कैसे कर सकती थी? कुछ ही पल पहले मेरी बड़ी बहन ने डैरियस का बचाव करने के लिए मुझे शर्मिंदा किया था। डैरियस को शेयर देना मेरे लिए सबसे अच्छा सबक होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि मेरी बड़ी बहन मना नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कि मेरे डैड और मेरी दूसरी बहन नीचे आ गए थे।
बटलर ने ही उन्हें बताया होगा और मेरे डैड और दूसरी बहन इस डर से जल्दी से नीचे आ गए कि कहीं मुझे कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए इस समय पूरे परिवार ने एक साथ मेरे मन की आवाज सुनी। अगर बड़ी दीदी डैरियस को शेयर दे देती हैं तो मॉम हमारी पारिवारिक संपत्ति चुराने के एक कदम और करीब आ जाएंगी। असल में ऐसा नहीं है कि बड़ी दीदी के पैरों का इलाज नहीं हो सकता। बात यह है कि मॉम ने कभी उनका इलाज कराने की सच्ची कोशिश ही नहीं की। विदेश में डॉक्टरों का इंतजाम उन्होंने ही जानबूझकर किया था। मैं बहुत दुविधा में हूं। अगर मैं उन्हें बता दूं कि मॉम ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बचपन के प्यार से शादी करने के लिए था, तो क्या यह परिवार बिखर जाएगा? मैंने देखा कि मेरे पूरे परिवार की आंखें मेरी मॉम को देखते हुए पूरी तरह से बदल गईं। मेरी बड़ी बहन इतनी गुस्से में थी कि उसके बालों से सचमुच धुआं उठता हुआ देखा जा सकता था। इस समय डैरियस अभी भी जानबूझकर मना कर रहा था, मेरी बड़ी बहन के सामने नाटक कर रहा था। मॉम, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बड़ी दीदी के शेयर कैसे ले सकता हूं? बड़ी दीदी, मॉम की बात मत सुनिए, मैं इतना नासमझ नहीं हूं। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर मेरी बड़ी बहन की बांह पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बड़ी बहन को छुआ एक जोरदार आवाज हुई। मेरी बड़ी बहन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बुरी तरह जमीन पर गिर गया, जिससे हर कोई सन्न रह गया। यहां तक कि डैरियस भी इतना हैरान था कि वो दर्द से चिल्लाना भी भूल गया। मेरी मॉम सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इंसान थी, जो अविश्वास से भरी हुई थी। सेरेना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम डैरियस के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या तुमने कोई गलत दवा खा ली है? मेरी बड़ी बहन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसकी आंखों में यह भाव था कि वो मेरी मॉम के 1000 टुकड़े कर दे। मैंने जल्दी से अपनी बड़ी बहन को पकड़ा, ये सोचते हुए कि अगर बड़ी दीदी अभी बिना किसी सबूत के मॉम पर इल्जाम लगाती हैं तो कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा। वे बस यही सोचेंगे कि हमारा पूरा परिवार डैरियस को परेशान कर रहा है। मॉम और डैरियस की वजह से हमारे पूरे परिवार की बदनामी करवाना सही नहीं है। बस सिक्योरिटी फुटेज चलाने से यह पता चल जाएगा कि डैरियस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा था या नहीं। मैंने देखा कि मेरी बहन खुद पर काबू पाने की कड़ी कोशिश कर रही थी। मेरी मॉम अभी भी मेरी बड़ी बहन को डांट रही थी, ये दावा करते हुए कि कार एक्सीडेंट के बाद उसका स्वभाव बदल गया है। बाकी लोगों को भी लगा कि मेरी मॉम सही कह रही हैं और वे उनके पक्ष में खड़े हो गए। ये तब तक था जब तक मेरी बड़ी बहन ने आदेश नहीं दिया, मिस्टर थॉर्न, हॉल का अभी अभी का सिक्योरिटी फुटेज निकालिए। जैसे ही डैरियस ने फुटेज शब्द सुना वो घबरा गया। डर के मारे उसने जल्दी से मेरी मॉम की तरफ देखा। मेरी मॉम भी थोड़ी घबराई हुई थी। उन्होंने कहा, तुम फुटेज क्यों निकाल रही हो? मेरी बड़ी बहन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मेरी मॉम मिस्टर थॉर्न पर चिल्लाई, फुटेज मत निकालो, इस घर में मेरा आखिरी फैसला चलता है, इस घर में मेरा आखिरी फैसला चलता है। मेरे डैड ने अपनी दमदार आवाज में कहा, मिस्टर थॉर्न, फुटेज निकालो। जी सर। ये देखकर कि स्थिति अब हाथ से निकल चुकी है, डैरियस जल्दी से फर्श से उठ खड़ा हुआ। चूंकि बड़ी दीदी मेरा स्वागत नहीं करती और पूरा परिवार मेरा स्वागत नहीं करता तो मैं यहां से चला ही जाता हूं। मैं अभी चला जाऊंगा जब तक मेरे भाई की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। किसी को भी यहां से जाने की इजाजत नहीं है। मेरी बड़ी बहन ने जोर से डांटा। हालांकि उसके पैर अब अपाहिज थे, लेकिन वो आखिरकार वही वारिस थी जिसे मेरे डैड ने खुद ट्रेनिंग दी थी। उसका अधिकार मेरे डैड से कम नहीं था। यह बस एक एक्सीडेंट था जिसने उसे कुछ समय के लिए निराश कर दिया था। डैरियस की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी मॉम ने कई बार अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन अंततः चुप ही रही। फुटेज चलाया गया और सभी ने साफ देखा। डैरियस ने जानबूझकर अपनी पैंट फाड़ी और फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जनता की राय तुरंत बदल गई। अगर डैरियस वहीं लोगों की थू थू में डूबकर नहीं मरा तो उसकी चमड़ी चाहे कितनी भी मोटी क्यों न हो, वो फिर भी शर्म के मारे मर ही जाएगा। इसे यहां से भेज दो। मेरे डैड ने बिना शब्द बर्बाद किए आदेश दिया। मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर कि उसे भेजा जा रहा है, डैरियस इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अभी अभी इस अच्छे घर में रहने आया था और उसे हॉथर्न परिवार के छोटे मालिक की पहचान मिली थी। वो इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे ये मानना होगा कि इतने सालों तक अपनी पोल खुलने के डर से मेरी मॉम ने डैरियस और उसके पिता को बहुत ज्यादा कुछ देने की हिम्मत नहीं की थी। डैरियस अभी हमारे घर में जिन चीजों का मजा ले रहा था वे उन चीजों से पूरी तरह से अलग थीं जिनका मजा उसने अपने पिता के साथ लिया था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। डैड प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। डैरियस ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगर सभी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा होता तो वे सच में उसके धोखे में फिर से आ सकते थे। मेरे डैड ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसे यहां से भेज दो, इस घर को गंदा मत करो। मॉम, डैरियस ने फिर से मेरी मॉम की तरफ देखा। मेरी मॉम जाहिर है बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि डैरियस अब किसी काम का नहीं है। उन्होंने निर्णायक रूप से उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के इंसान हो। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। मैं तुम्हें अभी यहां से भेज दूंगी। यह कहते हुए वो मेरे डैड की तरफ मुड़ी और आगे कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो दिखावा करने में इतना माहिर है। मैं इसे तुरंत यहां से भेज दूंगी, प्लीज नाराज मत होइए। मेरे डैड हल्के से हंसे। अब मेरी मॉम को देखना किसी जोकर को देखने जैसा था। मेरी मॉम को लगा कि मेरे डैड बस गुस्से में हैं और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डैरियस को खींच कर ले गई। हालांकि मेरी मॉम अपने बचपन के प्यार और अपने सगे खून से प्यार करती थी, लेकिन वो पैसों को और भी ज्यादा अहमियत देती थी, वरना
वो दौलत के लिए अपने पति और बच्चे को नहीं छोड़ती। इसलिए डैरियस के इस बार बाहर निकाले जाने के बाद उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली थी। मेरी मॉम पक्का सारी गलतियों का इल्जाम उसी पर लगाएंगी। जाहिर है हमारे परिवार के लिए यह मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि मेरी मॉम से उनका सब कुछ कैसे छीना जाए और उन्हें उनके किए की सजा कैसे मिले। मेरी मॉम द्वारा डैरियस को विदा करने के बाद उन्होंने सभी मेहमानों के सामने सबसे पहला काम हमारे पूरे परिवार से माफी मांगने का किया। मेरी मॉम बहुत ही पछतावे में और बेहद मासूम होने का नाटक कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि डैरियस उस तरह का इंसान था और वो भी उसके धोखे में आ गई थी। उन्होंने डैरियस के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उनकी भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। मेरी मॉम ने साफ साफ कहा, जिसको सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है वो कायलेन है। डैरियस ने उस पर लगभग झूठा इल्जाम लगा ही दिया था। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, कायलेन को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है। ये मॉम की गलती है। मॉम को तुमसे माफी मांगने दो, ठीक है? मॉम वादा करती हैं कि वो कभी दिल नरम नहीं करेंगी और किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं लेंगी। तुम मॉम के इकलौते बेटे हो। मुझे उबकाई सी आई, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे डैड ने कहा, चूंकि तुमने नुकसान पहुंचाया है इसलिए सांत्वना के कुछ शब्दों में सच्चाई की कमी है। तुम्हें कुछ ठोस भरपाई करनी चाहिए। कायलेन, मॉम को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगी। मेरी मॉम पूरी तरह से सच्ची लग रही थी। कुछ भी? मैंने उनसे मासूमियत से पूछा। बिल्कुल। मॉम अपनी बात से कब पीछे हटी हैं। उन्हें लगा कि वो पहले की तरह ही मुझे कोई छोटी सी टॉफी देकर मेरा दिल जीत सकती हैं। मुझे हॉथॉर्न ग्रुप के वे शेयर चाहिए जो मॉम के पास हैं। मैंने बिना किसी लाग लपेट के कहा। मैंने देखा कि मेरी मॉम के चेहरे का रंग उड़ गया, एक साफ बदलाव। उन्हें हकलाते हुए यह कहने में बहुत समय लगा, तुम अभी सिर्फ 14 साल के हो, शेयर तुम्हारे लिए व्यावहारिक नहीं है। लेकिन मॉम ने अभी अभी कहा कि वो डैरियस को शेयर देना चाहती थी। मॉम के दिल में, क्या मैं डैरियस जितना जरूरी नहीं हूं? मैंने उनसे आहत होकर पूछा। इसके बाद मैंने एक ऐसी बात कही जो बस यूं ही कही गई लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैरियस आपका सगा बेटा हो? उस एक वाक्य ने मेरी मॉम को तुरंत डरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास मत करो, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो तुम हो। तो फिर मॉम डैरियस को शेयर देने के लिए तैयार क्यों थी, लेकिन मुझे नहीं? मेरे शेयर कंपनी में तुम्हारे डैड की मदद करने के लिए हैं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे डैड ने बीच में टोकते हुए कहा। सेरेना पहले ही कंपनी में काम पर जाने के लिए मान गई है। सेरेना? नहीं। मेरी मॉम को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें पक्का यकीन था कि मेरी बड़ी बहन हमेशा के लिए डिप्रेशन में ही रहेगी। मैं परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूं, मुझे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। मेरी बड़ी बहन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मेरी मॉम ने अपने दांत पीस लिए। वो जाहिर तौर पर अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। क्या मॉम मुझे अब शेयर दे सकती हैं? आपने अभी कहा था कि आप किसी भी बात के लिए मान जाएंगी। मैं उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगा। हॉल में इतने सारे लोगों के होने से और मेहमानों के उन्हें देखने से अगर वो मना कर देती तो वो शान से इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाती। उन्होंने अपने दांत पीस लिए। अभी उनकी सारे मुखौटे फाड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके हिसाब से अगर वो सब सच बता देती तो उनके पास सिर्फ ये 20% शेयर ही बचते। अगर वो ऐसा नहीं करती तो बाजी पलटने का मौका अभी भी था। उन्होंने यहां तक पहुंचने में इतने साल लगाए थे, तो वो इतनी आसानी से हार मानने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? उन्होंने कहा, ठीक है। मेरी मॉम ने बहुत दुख के साथ अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दी। मैंने खुशी से कहा, क्या मॉम मुझे अपने सारे शेयर देने वाली हैं? तुम्हें 10% देना काफी है। अभी अभी मैंने तुम्हारी बड़ी बहन से डैरियस को जितना देने के लिए कहा था वो भी इतना ही था। मेरी मॉम ने मोलभाव किया। मॉम के दिल में, क्या मैं डैरियस से ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए? मैंने कहा, आहत होने का नाटक करते हुए। मेरी मॉम बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। वो साफ तौर पर यह सब नहीं करना चाहती थी। मेरे डैड ने साफ साफ कहा, जब तुमने उस समय मेरे शेयर लिए थे तो तुम बार बार कह रही थी कि तुम्हें वे नहीं चाहिए और वे सब बच्चों के लिए रखे जाएंगे। अब जब वे कायलेन को उसकी ठेस पहुंची, भावनाओं की भरपाई के लिए समय से पहले ही दिए जा रहे हैं, तो तुम नाखुश हो? मेरी मॉम मेरे डैड की बातों से घिर गई थी। वो पीछे नहीं हट सकती थी। इतने सारे रिश्तेदार और दोस्त देख रहे थे। वो एक अच्छी महिला की अपनी छवि बनाए रखना चाहती हैं या नहीं, ये पूरी तरह से एक ही सोच में उन पर निर्भर था। अगर उन्होंने अपनी छवि बनाए रखी तो इन दर्जनों सालों की साजिश बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने इसे नहीं बनाए रखा तो उनके पास, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए QR कोड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि मुझे betting/SATTA या ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम पे जुआ प्रमोट ना करना पड़े। वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ ये 20% ही बचेंगे और वो उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगी। मेरे डैड ने मेरी मॉम से कोई जल्दबाजी नहीं की, उन्हें इस बारे में ध्यान से सोचने का समय दिया। आखिरकार शर्मिंदगी तो उन्हें ही उठानी पड़ रही थी। मेरी मॉम के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। सच में किसे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए? बस इतना है कि उसने पहले बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से बात की थी, इसलिए अब ये उसके अपने ही मुंह पर एक तमाचा है। अगर वो सच में बच्चों को अपना मानती है तो उसे इतने से शेयर का बुरा क्यों लगेगा? वो अभी भी स्वार्थी है। इतने सारे लोगों के सामने मेरी मॉम आखिरकार
अपने घमंड को नहीं निगल पाईं। मैंने उनकी आंखों में क्रूरता की एक झलक देखी जो पल भर में ही गायब हो गई। अगले ही पल उन्होंने अचानक बहुत ज्यादा उदार होने का नाटक किया। मैं नाखुश कैसे हो सकती हूँ? जब मैंने उस समय ये शेयर लिए थे तो मैंने कहा था कि मैं इन्हें बच्चों के लिए रख रही हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि ब्रियल को भी 10% दूं या नहीं। चूंकि सेरेना और काइलेन के पास शेयर हैं, इसलिए ब्रियल के पास कम नहीं होने चाहिए। मुझे वे नहीं चाहिए, उन्हें बस काइलेन को दे दीजिए। ब्रियल ने सीधे तौर पर मना कर दिया। हर कोई उनके इरादे जानता था। उन्हें लगा कि मेरी दूसरी बहन को कंट्रोल करना सबसे आसान है और मेरी दूसरी बहन की हालिया मेहनत सिर्फ एक नाटक है जो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा। चूंकि ब्रियल को वे नहीं चाहिए, इसलिए मैं वे सब काइलेन को दे दूंगी। मेरी मॉम ने बात मानते हुए कहा। शुक्रिया मॉम, मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मेरे डैड ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधे कंपनी के वकील को बुलाया और शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर वहीं दस्तखत हो गए। मेरी मॉम शायद मरते दम तक ये समझ नहीं पाएंगी। वो शुरुआत में डैरियस को अपनी मदद के लिए लाई थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अपनी सेना और अपना फायदा दोनों खो देंगी। उनकी अंतरात्मा पछतावे से भर गई होगी। जाहिर है हमारे परिवार के लिए यह काफी नहीं था। मेरे पिछले जन्म में हम उनकी वजह से बर्बाद हो गए थे। इस जन्म में हमें स्वाभाविक रूप से इसे 10 गुना वापस करना था। उसके बाद हमारा परिवार वापस पटरी पर आ गया, लेकिन हम साफ देख सकते थे कि मेरी मॉम घबराने लगी थी। शेयर न होने की वजह से कंपनी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। मेरे डैड और बड़ी बहन सामान्य रूप से काम पर जाने लगे। मेरी बड़ी बहन ने रिहैबिलिटेशन के लिए भी समय निकाला। मेरी दूसरी बहन पागलों की तरह कसरत और पढ़ाई करने लगी। मैं परिवार का लाडला बना रहा। हमारा परिवार तेजी से एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा था, जो मेरी मॉम की चाहत से बिल्कुल उल्टा था। वो आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए कि उनके घर पर कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने होम टाउन लौटना है और वो चली गईं। जिस रात वो गईं, उन्होंने चुपके से एक कार किराए पर ली। विला में वापस आने के लिए दर्जनों किलोमीटर ड्राइव किया और जब हमारा पूरा परिवार सो रहा था तो हमारे घर को जलाने के लिए उसमें आग लगा दी। ये रात के करीब 3 बजे का समय था। हर कोई सो रहा था और पड़ोसियों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। जब तक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को पता चला, तब तक विशाल लपटें पूरे विला को निगल चुकी थी। फायर ब्रिगेड को आग पूरी तरह बुझाने में पूरी रात लग गई। मेरी मॉम अगले दिन सूचना मिलने तक वापस नहीं आई। जैसे ही वो लौटी, वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। वहां खड़े लोग उनके दुख को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे आए। मेरी मॉम ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। बुरी तरह टूट जाने के बीच वो रोते हुए बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ही मर जाती। तुम सब मर गए, अब मेरे अकेले जीने का क्या मतलब है? उन्होंने बहुत ही भरोसेमंद तरीके से नाटक किया। किसी ने उनकी आंखों में छिपी जीत की मुस्कान नहीं देखी। अब जब हमारा पूरा परिवार मर चुका था तो वो इकलौती वारिस थी। जैसे ही वो चुपके से खुश हो रही थी, मैंने उनके पीछे से आवाज दी, मॉम। मैंने देखा कि मेरी मॉम का शरीर झटके से हिला। उन्हें लगा कि उन्हें कोई भ्रम हो रहा है। पत्नी, मेरे डैड ने भी उन्हें आवाज दी। वो मुड़ी डर से कांपते हुए और देखा कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रूप से उनके पीछे खड़ा है। वो इतनी डर गई कि जमीन पर गिर पड़ी। क्या तुम सब भूत बन गए हो? हम पूरी तरह से जिंदा हैं, मैंने कहा। हम कल एक नाव की यात्रा पर गए थे और अभी वापस आए हैं। हम घर पर नहीं थे। मेरी मॉम तुरंत उग्र हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा सच में रोके नहीं रुक रहा था। वो चाहती थी कि वो हमें तुरंत मार डालें। ओह, ऐसा क्या? मैंने जवाब दिया। फिर मासूमियत से पूछा, हमारे घर की ये हालत कैसे हो गई? मेरी मॉम की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। वो खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले यहाँ आवारा बिल्लियां थीं, इसलिए मैंने गेट के पास कुछ हिडन कैमरे लगा दिए थे। मुझे एक नज़र देखने दीजिए। मैंने अपना फ़ोन निकालकर फुटेज का प्लेबैक चेक करने का नाटक करते हुए कहा। मेरी मॉम पूरी तरह से डर गई थी। वो ज़मीन से उठी, मेरा फ़ोन छीन लिया और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। सब लोग उन्हें घूरने लगे। मेरी मॉम अजीब तरीके से हंसी और बोली, जब तक तुम सब ठीक हो और कुछ मायने नहीं रखता, जब तक हमारा परिवार सुरक्षित और एक साथ है। हमारा परिवार वाकई में सुरक्षित और एक साथ है, लेकिन इसमें तुम शामिल नहीं हो। मेरे डैड ने सीधे मुद्दे की बात कही। क्या पति? आप क्या कह रहे हैं? मेरी मॉम इतनी घबरा गई थी कि वो अब इसे छिपा नहीं पा रही थी। मेरे डैड ने कहा, क्या तुम खुद सबसे अच्छी तरह नहीं जानती कि तुमने क्या किया है? मैंने पहले ही सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। अब कानून की सजा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरी मॉम पूरी तरह से पागल हो गई। अपने पागलपन में भी उन्होंने कुछ भी करने की बात मानने से इनकार कर दिया। कल रात तुम्हारे द्वारा विला में आग लगाने का वीडियो पुलिस को दे दिया गया है। देखो, पुलिस भी आ चुकी है। जब मेरी मॉम ने पुलिस को देखा तो वो भागी, लेकिन वो पुलिस से तेज कैसे भाग सकती थी? कुछ ही तेज हरकतों में उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। वो बहुत ही दयनीय लग रही थी। उन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। वो हम पर जोर से चिल्लाईं, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सब कुछ बिना किसी गलती के किया था। तुम्हें कैसे पता चल सकता है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कहाँ गलती हुई है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों तक अपमान सहने और एक भारी बोझ उठाने के बाद आखिरकार सब कुछ उनके अपने ही विनाश पर खत्म हो जाएगा।
चूंकि कोई जान नहीं गई थी, इसलिए मेरी मॉम को सिर्फ 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनके जेल जाने के बाद मैं फिर भी उनसे मिलने गया। मुझे देखते ही वो बहुत उग्र हो गई। उन्होंने कहा, काइलिन, तुम अभी भी मॉम से प्यार करते हो, है ना? जब मॉम बाहर आएंगी तो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। ये सुनना भी घिनौना लगता है। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम मुझसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते थे? मैं तुम पर हंसने आया हूँ। मैंने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने होंठ मोड़े। ऐसी मुस्कान 15 साल के लड़के के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। मेरी मॉम की आंखें दहशत से भर गईं। तुम कौन हो? तुम काइलिन नहीं हो। मैं कैसे नहीं हो सकता? बस वो नहीं जिसकी तुमने कल्पना की थी। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। मॉम, तुम पक्का जानना चाहती होगी कि आखिर तुम्हारी सारी बारीक साजिशें नाकाम क्यों हो गई, है ना? क्यों? मेरी मॉम ने भावुक होकर पूछा। क्योंकि मैंने उनकी तरफ देखा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, भगवान हर बुरे इंसान को सजा देता है, वरना वो मुझे पुनर्जन्म का मौका क्यों देता? मेरी मॉम को लगा कि मैं उनके साथ खेल रहा हूं और मुझे मारने के लिए लगभग खड़ी हो गईं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें जेल गार्ड ने नीचे दबा दिया। दर्द के कारण उनका लहजा तुरंत नरम हो गया और वो रहम की भीख मांगने लगीं। उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने कहा, मॉम, चाहे हम खून से जुड़े हों या नहीं, हम कुछ समय के लिए माँ और बेटे थे। मुझे तुम्हें एक तोहफा देने दो। मेरी मॉम ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। मैंने उनसे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, डैरियस, तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। जब तुमने जन्म दिया था तो तुम्हारे अच्छे बचपन के प्यार ने तुम्हारे बच्चे को बदल दिया था। तुम्हारा असली बच्चा शायद अभी कहीं बाहर तकलीफें सह रहा है, ये सोचकर कि इन सभी सालों में तुम किसी और के बच्चे को पाल रही हो। उस समय मेरे डैड ने कहा था कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा अपना एक बच्चा हो और तुम वो भी नहीं चाहती थी। कितना दयनीय और दुखद है। असंभव, असंभव। मेरी मॉम ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उनका पूरा वजूद पहले ही पूरी तरह से बिखर चुका था। जब तुम जेल से बाहर आओ तो खुद ही जवाब ढूंढ लेना, वो नज़ारा देखने लायक होगा। जाहिर है अब ये मेरी चिंता का विषय नहीं था। मेरी मॉम कैसे अपने बचपन के प्यार से बेरहमी से बदला लेंगी और कैसे वो डैरियस के साथ क्रूर व्यवहार करेंगी, ये पूरी तरह से उनका मामला था। ज्यादा से ज्यादा मैं बस वो तमाशा फिर से देखूंगा। मैं जेल से बाहर निकला और बाहर साफ असीम आसमान की ओर देखा और गहरी राहत के साथ मुस्कुराया। अब से मैं उस पूर्ण पारिवारिक प्यार का ठीक से आनंद लेने वाला था, जिसका आनंद मैं अपने पिछले जन्म में नहीं ले पाया था। मैं सच्चे दिल से कामना करता हूं कि इस दुनिया की सुंदरता हमेशा आपके और मेरे साथ रहे। मैं आपके अकाउंट पर उस लाइक बटन को देख रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे बस एक लाइक चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए अपार खुशियों और लंबी उम्र से भरी जिंदगी की दुआ करता हूं। आप 100 साल जिएं, आपकी किस्मत पूर्वी सागर की तरह असीम हो और आपकी उम्र दक्षिणी पहाड़ों की तरह ऊंची और अमर हो। आप सफेद बालों के साथ भी शांति, स्वास्थ्य और एक जवां चमक का आनंद लें। आपके अच्छे कर्म हमेशा बढ़ते रहें, जिससे आपको शानदार स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी मिले। आपके अच्छे सितारे हमेशा आप पर मेहरबान रहें। आप ड्रैगन की तरह ऊंची उड़ान भरें और फीनिक्स की तरह नाचें और हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा तरक्की करें। आपका उज्जवल भविष्य 10,000 मील तक फैले, जो बेजोड़ टैलेंट और बेहतरीन कलात्मक प्रतिभा से भरा हो। आप अपनी सभी पढ़ाई में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, हर परीक्षा में टॉप करें और सबसे आगे रहें। आप सीधे सफलता के उस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचें और आपका भविष्य एक बेदाग तस्वीर की तरह पूरी तरह रोशन हो। आप एक ही शानदार कामयाबी से पूरी दुनिया को हैरान कर दें। आप प्यार और तालमेल भरे 100 सालों का आनंद लें और शादी के बाद जल्दी ही प्यारे बच्चों का सुख पाएं। आप स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी हों। आपके दिल हमेशा एक होकर धड़कें। आपका प्यार हमेशा पौराणिक पक्षियों की तरह पूरी तरह और एक ताल में मिलकर गाएं। आपके दिन पूर्णिमा की रात में खिले हुए खूबसूरत फूलों की तरह हो और मीठी सपनों जैसी किस्मत आपको घेरे रहे। आप अपने सच्चे प्यार के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करें, जो भारी और कभी न टूटने वाले प्यार से भरा हो। जादुई जड़ी बूटियां आपकी सभी चिंताओं को दूर कर दें और आप जेड जैसी पवित्रता और खूबसूरत किस्मत से नहाएं। शानदार और भाग्यशाली सितारे आपके रास्ते को रोशन करें और आपके पीछे अनगिनत और गहरी खुशियां छोड़ जाएं। चूंकि आपने बिल्कुल अंत तक सुन लिया है, इसलिए एक फॉलो और लाइक मांगना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, है ना?